हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये लेक्चर हमारा साइंस एंड टेक से है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी रेलवे, तो उसके लिए आपका ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम एक स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली पब्लिश की गई है। इसमें रिसर्चर्स ने एक वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन बनाई है जो कि EEEV, WEEV और VEEV ये वायरल इन्फेक्शन पर काम करेगी और ये काफी अच्छे रिजल्ट शो कर रही है। ये वायरल इन्फेक्शन क्या है, ये कितने ज्यादा फैटल हैं और ये वैक्सीन किस तरह से काम करेगी, किस तरह से बनाया गया है, ये सब चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, एक स्टडी जो है वो पब्लिश की गई लैंसेट इन्फेक्शन डिसीज, इसमें स्टडी पब्लिश की गई जो कि एक वायरल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, तो उस वैक्सीन की टेस्ट किए गए और टेस्ट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फेजेस में जो किए जाते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट फेज में टेस्ट किए गए उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया है। ये वैक्सीन किसके लिए है? EEEV, WEEV और VEEV, इन तीनों पर काम करेगी। काफी अच्छा काम कर रही है, काफी सेफ है ये वैक्सीन और वेल टॉलरेटेड, मतलब बेसिकली काफी अच्छे से काम किया है इस वैक्सीन ने, लोगों पे प्रभाव अच्छा पड़ रहा है इसका। ठीक है, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी रिस्पांस इन एडल्ट वॉलंटियर्स, मतलब कि लोगों में ये वैक्सीन लगाने पे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेफ हैं लोग, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है और साथ ही साथ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों है क्या? ये एक ही तरह की बीमारियां हैं, एक ही तरह की इन्फेक्शन है। ये मॉस्क्यूटो से फैलते हैं। मॉस्क्यूटो इसमें एक फैलाने वाला वेक्टर, मतलब बेसिकली वेक्टर होता है जो कि ह्यूमंस में और हॉर्स में ये फैलाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो होस्ट इसमें बर्ड्स होती है, लेकिन बर्ड्स से ह्यूमंस में नहीं फैलता, बर्ड्स से मॉस्क्यूटोज में फैल जाता है और फिर मॉस्क्यूटो से ये मॉस्क्यूटो जो है वो ब्रिज वेक्टर की तरह काम करता है और ह्यूमंस में ही फैल जाता है और हॉर्सेज में भी फैल जाता है। पहला जो केस आया था वो हॉर्स में ही आया था, लेकिन हॉर्स में जो है उसकी वजह से हॉर्स से ह्यूमन में नहीं फैलता, ह्यूमन से ह्यूमन में फैल जाता है और फिर यहाँ पे जो मॉस्क्यूटो है उससे ह्यूमन में और मॉस्क्यूटो से ही हॉर्स में ये जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। EEEV, WEEV और VEEV। देखिए, E फॉर ईस्टर्न है, W फॉर वेस्टर्न है और V फॉर वेनेजुएला है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये जगह के हिसाब से है। E फॉर ईस्टर्न, W फॉर वेस्टर्न और V फॉर वेनेजुएला। ठीक है, ईस्टर्न इक्वाइन encephalitis virus, E for eastern equine encephalitis virus, W for western equine encephalitis virus और V for venezuelan equine encephalitis virus। ठीक है, तो बेसिकली ये नेम है और ये कहाँ पे ये स्प्रेड हुए थे, ये इन्फेक्शंस जो हैं वो अमेरिका में, नॉर्थ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे ये है बेसिकली, और ये किस तरह से स्प्रेड होते हैं? स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, मतलब कि बर्ड्स वगैरह से मॉस्किटो में होगा और जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है अगर वो ह्यूमन को काट लेता है तो फिर ह्यूमन में ये स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, हॉर्सेस में भी ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, बट हॉर्सेस कैन नॉट ट्रांसमिट द वायरस डायरेक्टली टू ह्यूमन। ठीक है, तो ये मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन में आते हैं, हॉर्सेस के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू ह्यूमन में नहीं आते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से फैलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी भी जैसे पीजेंट वगैरह में होगा। ठीक है, तो ये पीजेंट वगैरह में है, फिर उससे किस में आ जाएंगे? मॉस्किटो में आ जाएंगी। मॉस्किटो से ये साइकिल चलता रहेगा, बर्ड्स वगैरह में मॉस्किटो में, बर्ड्स में मॉस्किटो में। ठीक है, फिर मॉस्किटो अगर जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो अगर ह्यूमन को या हॉर्स को काट लेता है तो उसको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनको हो जाता है। सेम इसी तरह से आप देख रहे हो। ठीक है, एंजियोटिक साइकिल या एपिजोटिक साइकिल। एंजियोटिक साइकिल जो होती है वो बेसिकली इन्हीं में ही घूमता रहेगा। ठीक है, ये लेस हार्मफुल होती है, लो लेवल का इन्फेक्शन है। और ये एपिजोटिक साइकिल में बेसिकली यहाँ से ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, या आप बोल सकते हो कि ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, ये ह्यूमंस में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका साइकिल होता है। क्लियर है? तो हमें ह्यूमंस को कौन की वजह से फैल रहा है? तो इसमें जो फैलाने वाला वेक्टर जो है वो आपका है मॉस्किटो। ठीक है, क्यूलिसेटा
मेलान्यूरा, इसको आप बोल सकते हो इसका नेम। तो बेसिकली आपका किस वजह से फैल रहा है, मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है। बाकी मैमल्स वगैरह में, रेप्टाइल्स वगैरह में ये होता है, बर्ड्स वगैरह में ये होता है, तो यहाँ पे एनी में फैलता रहता है। लेकिन अगर मॉस्किटो जो है वो इंसान को अगर काट देता है तो उससे ह्यूमंस में हो जाएगा और हॉर्सेस में भी हो जाएगा। अब बेसिकली ये इन्फेक्शन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इन्फेक्शन जो अगर ह्यूमन में हो जाता है वो बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर होता है तो दो तरह से सिम्टम्स, एक तो नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे जो कि काफी कम होंगे, फीवर होगा, हेडेक हो जाएगा, नोजिया, चिल्स, ठंड लगेगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, पेन होंगे, ये सब चीजें होंगी, ठीक है, नॉर्मल सिम्टम्स में। अगर हम सीवियर सिम्टम्स की बात करें जिसमें टेंशन लेने वाली बात है, तो इसमें ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एंसेफेलाइटिस, ठीक है, एंसेफेलाइटिस, जो कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है और इसमें डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही कम होता है, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन होता है तो ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस वजह से डेथ भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। अगर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा तो ये दिक्कत वाली बात है। और बाकी अगर हम नॉर्मल बात करें तो फीवर लाइक सिम्टम्स होते हैं, ठंड लगती है, हेडेक होता है, ये सब। और सिम्टम्स ना बहुत स्लोली डेवलप होते हैं और फिर 14 दिन के आसपास आप बोलेंगे, 102 वीक में 7 से 14 दिन इसमें इसके आसपास आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है, सडनली सिम्टम्स आते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे फैलता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका की, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। वेनेजुएलन वाला जो है वो वेनेजुएला में मिला था फर्स्ट केस 1930s में, ठीक है, और फिर इसके अलावा वेस्टर्न और ईस्टर्न आप देख सकते हो, ठीक है, ये ईस्टर्न वायरस है और ये वेस्टर्न, ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से इसकी वजह से ये नेम रखे गए हैं, ठीक है, EEEV, ठीक है, WEEV और VEEV, ठीक है, तो इस तरह से ये स्प्रेड हुआ था। और फर्स्ट जो है वो आपका वेनेजुएला में मिला तो वेनेजुएलन हो गया ईस्टर्न साइड पे, तो ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न साइड पे तो वेस्टर्न हो गया, ठीक है, तो इस तरह से नेम रखे गए। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे किस तरह से ये फैलता है, किस तरह फैलता है, ये सब आपको समझ आ गया। ट्रांसमिशन साइकिल की अगर हम बात करें, देखिए ये तीनों हो गए आपका, एपिजूटिक और एंजूटिक। अगर हम बात करें तो ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका में वेनेजुएलन, ठीक है, साउथ में और सेंट्रल अमेरिका में। और देखोगे आप पूरा का पूरा वही आ जाएगा आपका, वेस्टर्न और साउथर्न अमेरिका में हो गया ये वेस्ट में, और ठीक है साउथ अमेरिका ईस्टर्न नॉर्थर्न, ये ई भी है तो ईस्टर्न नॉर्थ साइड और साउथ में भी फैला ही है, ठीक है, तो इस तरह से ये काफी फैला। 1930s 1940s के आसपास ये काफी ज्यादा आउटब्रेक हुआ था इसमें, ठीक है, तो ये उस टाइम पे काफी ज्यादा फैला था। और इसकी वायरल जो वैक्सीन है वो काफी अच्छी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है, यहाँ पे भी बर्ड्स के थ्रू और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कौन फैलाता है इसकी बात करें तो ह्यूमंस और हॉर्सेस में अगर हम बात करें तो मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है, मॉस्किटो आप रखें इतना ही काफी है। ओके, क्लियर है। और फिर इसके बाद हम बात करें अगर इसकी मॉर्टेलिटी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम वेस्टर्न वायरस की बात करें तो आपका 3 to 7% है, इसमें सबसे ज्यादा अगर डेंजरस है तो वो ईस्टर्न, ठीक है, तो ये आपका 50 to 70%। यहाँ पे हॉर्स में मॉर्टेलिटी की बात करें तो फिर वही आपका 70 to 90% है। हॉर्सेस पर ईयर कितना सिक होते हैं, तो यहाँ पे 120 होते हैं, यहाँ पे 0 to 5 होते हैं, ठीक है। एपिडेमिक के दौरान ये ज्यादा हुए थे, इसमें थाउजेंड्स, बाकी नहीं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली नन है ये, ठीक है, एंजूटिक में, क्लियर है। तो इस तरह से ये आप थोड़ा सा टेबल देख सकते हैं। इस वायरस के बारे में हमने जाना, अब हम वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। जो रिसर्च हुई है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने एक डिजाइन की है वायरल वैक्सीन। ये क्या है, वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन कैंडिडेट डिजाइन किया है, जो क्या करेगा, जो प्रोटीन को यूज करेगा फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ द वायरस, वायरस के आउटर शेल से प्रोटीन ले लेता है, ठीक है, प्रोटीन को ये यूज करता है। लेकिन यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल यूज नहीं कर रहा। जैसे आपने बाकी सभी वैक्सीन देखी होंगी, उनकी प्रोसेस क्या है, हम जेनेटिक मटेरियल लेते हैं। कोरोना की वैक्सीन में हम क्या करते हैं, डीएनए आरएनए, जो आरएनए होता है, आरएनए वेक्टर हम ले लेते हैं, उसको फिर वीक करके फिर किसी भी ह्यूमन में डालते हैं, वीक करके डालते हैं जिससे कि वो स्प्रेड नहीं होता। यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल ले नहीं रहे, उसमें हम आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो ले रहे थे। यहाँ पे हम आरएनए ले नहीं रहे, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है। वहां पे भी स्पाइक प्रोटीन थे, ये हम यहाँ पे प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं आउटर शेल से,
ठीक है, वायरस के आउटर शेल से हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम जेनेटिक मटेरियल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल नहीं ले रहे हैं इसी वजह से जो आपका उसके अंदर जो वायरस होगा, क्योंकि वो तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही होता है, तो जो वायरस है ना वो रेप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, इनसाइड द सेल वायरस नीड टू रेप्लिकेट, क्या जरूरत है उसको, जेनेटिक मटेरियल की जरूरत होगी। अगर उसको रेप्लिकेट होना है तो कॉपीज तो तभी बनाएगा जब उसकी जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है तो कॉपीज कैसे बनेगा। कोरोना की वैक्सीन आपका क्या काम करती है, आरएनए जो होता है, mRNA वैक्सीन या बहुत सारी वैक्सीन अलग अलग उनकी वर्किंग है। मेन जो है उसके पीछे का आइडिया वो यही है कि आप वायरस को दवा कुचा के उसको बॉडी के अंदर डाल दो जिससे कि वो रेप्लिकेट ना हो, लेकिन हमारी ह्यूमन एंटीबॉडी को ऑलरेडी पता चल जाए कि कुछ फॉरेन जीन अंदर आया है जिससे कि वो एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे भी यही काम है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नहीं ले रहे हैं, आउटर शेल का प्रोटीन ले रहे हैं जिससे कि वो बॉडी को पता चल जाएगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होंगी। और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अगर लेते तो रेप्लिकेट होता तो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता। ठीक है, अब रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा, कॉपीज ही नहीं बना पा रहा है, तो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये तो पता चल गया कि कोई फॉरेन जीन आया है, कोई फॉरेन प्रोटीन आए हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है, मतलब वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, जिससे बॉडी तैयार तो हो गई है लेकिन वो चीज आपकी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो फिर अगर उसको बढ़ाना ही होगा तो वो तो वायरस जो एक्चुअल वायरस है वही आगे बढ़ा देगा, तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से फिर इन्फेक्शन नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं यूज कर रहा है तो इसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रायल हुआ उसमें 30 कैंडिडेट्स पर ये ट्रायल किया गया था। फर्स्ट ट्रायल कम लोगों पे किया जाता है, फिर सेकंड ट्रायल किया जाता है वो और ज्यादा लोगों पे किया जाता है, फिर थर्ड ट्रायल और बहुत सारे लोगों पे किया जाता है, फिर सभी लोगों के लिए अलाउ कर दी जाती है वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन ऐसा नहीं है कि ट्रायल्स आपके बहुत जल्दी जल्दी किए जाएं, जनरली वैक्सीन के ट्रायल इतने जल्दी जल्दी अप्रूव नहीं होते हैं। कोरोना की वैक्सीन के इसीलिए अप्रूव हो गए थे क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, कुछ ना कुछ उसके सॉल्यूशन चाहिए थे, तो बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीन बनाई गई और उसकी वैक्सीन को जल्दी जल्दी लोगों को दे दिया गया। जनरली आपको पता होगा बहुत सारी, जैसे मॉडर्न, जैसे कि हम बात करें एड्स की, HIV एड्स की, इसकी वैक्सीन वगैरह बहुत सालों से बन रही, 20-30 साल से बन रही, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आई है इसकी। तो ये इसीलिए क्योंकि ट्रायल्स बहुत लंबे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो टेस्ट था वो 30 कैंडिडेट्स पे किया गया था और वो काफी अच्छा उसका रिजल्ट आया, ड्यूरेबल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब एक टिकाऊ इम्यून रिस्पॉन्स उसने मतलब बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स उसने क्रिएट किया अगेंस्ट द वायरस। ठीक है, ये तीनों वायरस के खिलाफ, ये एक जैसे ही वायरस है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही टाइप के वायरस है, जैसे कोरोना के बहुत सारे आप वेरिएंट्स देख सकते हो, सेम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ठीक है, सेम एक ही तरह के वायरस हैं, ये अलग अलग जगह पे एक ही टाइम पर दिखाई दिए थे 1930s में। ओके, यहाँ पे ये वीडियो हमारा खत्म होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसमें कुछ नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लगता है उसको आप देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।